अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट्स खुलने लगी। पहले कुछ दिन का ऐलान किया गया, अब ताजरों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बाकी के जो 6 दिन हैं यानी ईद तक जितने भी दिन मिल जाएँ उसमें ना सिर्फ ये कि तमाम दिनों में मार्केट्स खोली जाएं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए उन्हें खोल दिया जाए। वजह उसकी ये बताई जा रही है ताजरों की जानिब से कि इसमें विन विन सिचुएशन होगी। एक जानिब ताजरों का फ़ायदा होगा क्योंकि ये उनकी कमाई के दिन है, तो दूसरी जानिब कोरोना से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको अपनाने में मदद मिलेगी। ज़्यादा टाइम लोगों के पास होगा तो हम आसानी से SOPs पर अमल दरामद करा सकते हैं। ये ताजरों का मौक़िफ़ है। इस पर हुकूमत क्या स्टांस लेती है या लेना चाहिए उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए हैं, उन्हें इजाज़त मिली है तो अब वो कह रहे हैं कि जो SOPs तय किए गए थे वो अब नहीं है जो कि ऐलान किए गए हैं, और जो SOPs पे ऐलान करने का कहा गया है वो हम अमल दरामद नहीं करा सकते। इस तरह हमें जो पेट्रोल की प्राइस है वो पूरी तरह मुनाफे में नहीं आती और हमें वो यानी कि हम उसमें मैनेज नहीं कर सकते अपने खर्चे। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात लेकर आ गए हैं। शेख रशीद साहब ने भी आज ऐलान किया कि मंगल को वो ऐलान करेंगे कि ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो इस तरह लॉकडाउन खुलने के बाद मुख्तलिफ तबकात की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ किस्म की सजेशंस भी सामने आ रही हैं। आज थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे तफसीली कि आखिर हुकूमत की हिकमत अमली इन तमाम मामलात पर होनी क्या चाहिए और क्या होगी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डेरा गाजी खान में उसका संग बुनियाद रख दिया है, लेकिन ये क्या कि उनका एक अच्छा काम भी तनकीद की जद में आ गया। उसकी वजह यह है कि जो उसका नाम है वो उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम पर रख दिया है। इसके बाद से हमने देखा है कि खासी तनकीद हो रही है और सोशल मीडिया पर भी हदफ तनकीद बनाया जा रहा है इस मामले को। हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वाकई ये तनकीद की वजह बनती है या नहीं। इससे पहले भी हमने ये रिवायत देखी है पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, शहर, एयरपोर्ट्स और न जाने क्या क्या चीज़ें बनती हैं, उनके नाम पर तख्तियाँ लगती हैं। क्या ये रिवायत दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप सबको मैं कहती हूँ खुशामदीद। और इमरान साहब, जैसे कि मैं कारोबारी तबके की बात सबसे पहले करना चाह रही हूँ आपसे, उसके बाद फिर हम ट्रांसपोर्टर्स और फिर उसके बाद शेख रशीद साहब की भी बात करेंगे। तो कारोबारी तबके की नाज़रीन जहाँ बात है तो फिर उनका मौक़िफ़ उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। सिराज कासिम तेली साहब जो कि ताजर रहनुमा हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है आप ज़रा सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आखिरी 6 दिन है और अगर ये 24 घंटे कर दिया जाए तो ऑब्वियसली टाइम फैल जाएगा, तो लोग भी थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके बाद छुट्टियां हैं, आप ईद के दूसरे दिन से पूरा हफ्ता 10 दिन कंप्लीट लॉकडाउन कर दे, कोई मसला नहीं है। मगर अब ये 6 दिन इनके कमाई के भी है और ये रिस्क आप ज्यादा बड़ी दे रहे हो। इमरान साहब, बज़ाहिर तो ये बात बड़ी लॉजिकल लग रही है और विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, ताजिर बरादरी के लिए भी और आवाम के लिए भी। इस लिहाज से कि टाइम ज़्यादा मिलेगा तो ज़ाहिर एकदम रश नहीं लग जाएगा थोड़े टाइम की वजह से। आपकी क्या सजेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आपने मिसाल तो सुनी होगी कि किसी को उंगली पकड़ाएं तो वो हाथ पकड़ दे। तो मेरा ख्याल है हमारे ताजिर शायद ये चाह रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आवाम को ये सोचना चाहिए, ताजरों को भी ये सोचना चाहिए कि हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े मुश्किल हालात में और ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला किया कि आपको ये इजाज़त दी है कि आप अपनी दुकानें खोल लें, मार्केटें खोल लें, क्योंकि एक तो एक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरा जो लोग बिल्कुल शिकार हो रहे थे बिल्कुल वसाइल की कमी का, उनको भी आमदनी हो जाएगी और कुछ उनका ज़रिया माश बन जाएगा। लेकिन अब इसको इस तरह से करना बिल्कुल ठीक है, आपको आवर्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन कैसे बढ़ाने चाहिए भाई? आप ऐसा करें, फजर की नमाज के बाद दुकानें खोल लें और शाम 5 बजे तक आप बंद कर दें। उसका आपको एक फ़ायदा होगा। या 6 बजे तक बंद कर दें या 12 घंटे का वो स्पैन कर लें, 14 घंटे का कर लें, लेकिन किस तरह से करें? उसमें होगा ये कि एक तो आपकी लाइट बचेगी, आपके खर्चे भी कम होंगे, दूसरा ये कि पूरी दुनिया में जिस तरह से होता है आप अपने कल्चर में तब्दीली ना आए। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसाल दे दूँ ईरान की, कि ईरान में जब इनकलाब आया था तो क्या हुआ था? दुकानदारों ने एक फ़ैसला किया और उन्होंने उस पर अमल करवाया कि जनाब जो खातून हिजाब के बगैर आएंगी हम उसे सामान नहीं देंगे। उसी तरह अगर आज हमारे ताजर ये फैसला कर दें कि जो गाहक हमारा मास्क के बगैर आएगा हम उसको अंदर नहीं आने देंगे, उसको सामान नहीं देंगे, ये छोटी चीज़ें हम ताजरों को खुद भी मैनेज करना होंगी। ये सारी चीजें उनके फायदे के SOPs पर तो अभी तक जो अमल दरामद हुआ है वो तो आपने भी देखा है, हमने भाई इसीलिए है ना कि अब देखें ना धक्कम पेल हो रही है बाकायदा इस तरह से कि लोगों को एहसास ही नहीं है। सब लोग ये कहते हैं कि जी सुबह के वक्त आप बेशक फजर के बाद से खोल दें, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है,
हमारे यहाँ कब कोई जाता है फजर के बाद शॉपिंग करने? जाहिर है कि लोग आराम से 11-12 बजे के बाद जाते हैं, शॉपिंग्स के लिए निकलते हैं। तो अगर टाइम स्पैन ही की बात है, अब कोरोना को टाइम देख के तो हमलावर नहीं होगा कि अब 5 बज गए तो जी अब मैं बाहर निकल आऊँ, अब मैंने हमला करना है। नहीं, इसमें ना उसमें दो चीज़ें आप देख लें। एक तो ये कि टाइम स्पैन जब बढ़ेगा तो फिर रश थोड़ा कम होगा, ये बात ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब जब ये पता होगा, अभी सबको पता है ना कि 5 बजे दुकान बंद हो जानी है, तो हम 5 बजे से पहले कर रहे हैं ना अपनी शॉपिंग। इसीलिए स्टोर से जो भी सामान लाना है, कोई चीज़ लेनी है, उसी तरह से अगर आवाम को पता होगा कि सुबह दुकान खुली है, लोग देखेंगे, आप सैरी करके नहीं, मैं ये तो कह रही हूँ अगर बात सिर्फ टाइम स्पैन की है तो 12 घंटे हम 12 बजे दोपहर से रात 12 बजे तक क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उसमें एनर्जी भी बचेगी ना, दुकानदार के खर्चे भी एनर्जी कम का भी होंगे। फायदा करवा रहे हैं। ठीक है, चले जी। इमरान साहब कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा हो सकता है कि अगर टाइम स्पैन हम बढ़ाएं लेकिन सुबह अर्ली कर लें। हिलाली साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? हुकूमत ये स्ट्रेटजी करने में एक तो क्यों आप समझ लीजिए कि मजबूर हो गई है कि उन्होंने लॉकडाउन खोला है और फिर बाकायदा ऐसा लग रहा है कि अब खुल ही गया है, क्योंकि अब तो ताजर 24 घंटे का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं इस गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूं कि क्या आपका एक वर्किंग पेपर था इस मीटिंग के पहले? क्या आपका कोई स्ट्रैटेजी था? क्या कोई कमेटी ऑफ वायरोलॉजिस्ट को आपने बुलाया था बैठने के लिए? ये जो लोग अभी कह रहे हैं फैसले के बाद कि ये गलत है, क्या उनको आपने, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने बुलाया था? क्या ये ट्रांसपोर्ट वालों की जिसके साथ अभी निगोशिएशंस हो रही हैं और डेडलॉक लग रहा है, क्या उनको बुलाया था? माने क्या किया क्या है आपने? मुझे समझ नहीं आ रही। कोई तो आपका एक स्पोक्समैन है, कम से कम वो बता सकता था आवाम को कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात, आप लोगों ने फैसला लगता है कर लिया है। आपने कहा है जिंदगी भाड़ में जाए, इकोनॉमी को बचाएं, बिजनेस अबव ऑल एल्स, इकोनॉमी मोर देन लाइव्स। कारोबार को चलना चाहिए, जिंदगी लोग आते हैं जाते हैं, कारोबार को चलना चाहिए। माय गॉड, ऐसे वक्त पे व्हेन द पैंडेमिक इज रेजिंग, हमने एक पोस्ट कोरोना दुनिया में हम आ गए हैं। भाई एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, सी तो है ही है, रेल भी शायद आ जाए, बाइक्स भी आ जाए, टैक्सी भी आ जाए। ये क्या हो रहा है भाई? पैंडेमिक है या नहीं है? तो क्या हम खत्म हो गया पैंडेमिक, पोस्ट कोरोना में आ गए हैं? आपका कॉन्फिडेंस क्यों इतना है कि आप समझते हैं कि ये हो गया है, दिस ट्रांजिशन हैज टेकन प्लेस? सर, वो कॉन्फिडेंस इसलिए है कि उन्होंने देखा है कि 2-2.5 महीने में डेथ रेट कम है और जो लोगों की कंडीशन है वो बहुत सीरियस उस तरह से नजर नहीं आ रही कंपैरेटिवली, तो उन्हें लगता है कि शायद अब ये मामला ऐसा ही है। आपको किसने कहा कि डेथ रेट कम है? इन्फेक्शन कम हो गया है क्या? नहीं, इन्फेक्टेड लोग तो हैं। कि डेथ रेट क्या होगा जब इन्फेक्शन बनता है? नहीं, जब इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो डेथ रेट ज्यादा होगा ना। आपको कैसे पता कि कम हो गया है? ये कम अगर हो गया है तो इन्फेक्शन बढ़ गए हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है, हमारे शिया बदरिन को देखिए, उनको आपने अच्छी बात है इजाज़त दी, योम हज़रत अली के योम शहादत हज़रत है, ज़बरदस्त उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला। उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे सुन्नी भाइयों ने कहा है कि हमारा प्रोसेशन उतना ही बड़ा होगा, बल्कि 70% 60% हम मुल्क के हैं उससे बड़ा होगा। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने कांग्रीगेशंस पे लगाए हैं, मस्जिद पे लगाए हैं, ये ख़त्म, भूल जाएं। हम जब लैलतुल कदर का वक्त आएगा या ईद के नमाज के वक्त आएगा, हम कोई रिस्ट्रिक्शंस अब नहीं मानते। तो आपको लग रहा है कि उन्होंने एक मौका दे दिया है बाकी भी लोगों को ये कहने का कि भाई अगर ये खुल सकता है तो फिर ये भी खुल सकता है। कल को फिर इमरान साहब, हिलाल साहब की बात में वजन है, हर कोई तबका कहेगा कि फिर हम ये क्यों बंद रखें। कल को स्कूल वाले भी कहेंगे भाई हम फिर स्कूल भी खोल रहे हैं, जब सारा दुनिया ही खुल गई है, सब कुछ खुल गया है, तो फिर स्कूल क्यों बंद है? फिर स्कूल भी खोल दें, आप यूनिवर्सिटीज़ भी खोल दें। जी इमरान साहब। अच्छा जी, मैं इस पे 2 चीज़ों पे ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो जो हिलाली साहब ने बात की ना मस्जिदों की, तो अभी तक हिलाली साहब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अगर कोई तबका है ना यहाँ जिसने फिर भी SOPs फॉलो किए हों तो वो हमारे उलमा इकराम ही हैं।
मसाजिद में बहुत सारे लोग कहते थे कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शायद नमाज ना हो, यहाँ पे फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने हकीकत में फॉलो किया है तो वो सिर्फ मस्जिद ही हैं, हमारी मसाजिद हैं जिसमें लोग फासलों पे खड़े हुए हैं, जिसपे लोगों ने मास्क भी यूज़ किए। अदरवाइज किसी बाजार को देख लें, किसी मार्केट को देख लें, इवन अस्पतालों में उस तरह से फॉलो नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ टू। इधर तो नहीं हुआ है, सब मसाजिद में, रायविंड रोड पे हुआ होगा, इधर तो नहीं हुआ है। आपने किसी मस्जिद में जाके देखा है लाली साहब? यार मस्जिद में मैं दो मस्जिदों में गया हूं, I tell you it observed in the breach। अब सुन ले, मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ऑब्जर्व किया गया। मैं सर दर्जनों मसाजिद में जाके खुद देखा रमजान में। दूसरी बात ये जो बात है आप, हाँ जी, दूसरी बात सर अर्ज कर दूं, ये जो आपने अभी ये बात की है, अब ये जो पर मिलियन रेट है ना पाकिस्तान में, वो है 4, यानी आप देख लें कि 10 लाख के बाद अगर होता है तो 4 मरते हैं। हर दुनिया में, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ है। यूएस में ये पर मिलियन 273 है, यूके में 511 है, रूस में 18 है। तो ये हर इलाके में, हर मुल्क में डिफर कर रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बज़ाहिर जो है ना, इसमें कमी है, उस तरह से नहीं है। अब जो WHO ने जो 6 गाइडलाइंस दी थी लॉकडाउन के हवाले से, आपको हैरत होगी, हम तो पाकिस्तान की पीटते हैं ना बात, पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क में बशमूर अमेरिका और वेस्ट के उन गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया गया। अब मसला ये नहीं है कि हम भी ना फॉलो करें, हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हुकूमत जब कुछ कर ही नहीं पा रही तो उन्होंने कहा अच्छा कर। मेरा तो सवाल आप दोनों से ही है, जब लॉकडाउन था तो क्या वाकई लॉकडाउन था? नहीं था, सही तौर पे उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था? तो जब नहीं हो रहा था तो उस वक्त भी लॉकडाउन अगर था भी तो केसेस आ रहे थे, अब लॉकडाउन नहीं भी है तो केसेस आ रहे हैं। और जो ये बात है हिलाली साहब, ये कहना कि हमारे यहाँ लीथल नहीं है, तो ये इसमें एक आर्गुमेंट ये भी सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया हमारी नेबरिंग कंट्री में हमारे तकरीबन साथ ही शुरू हुआ था कोरोना का मामला, अब वहाँ पर 90,000 से ज़्यादा हैं जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जबकि वहाँ पे टेस्ट पाकिस्तान से कम रेट पर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इंडिया से भी कम जो है वो इसकी वो लग रही है कि अगर आप कह लें कि बहुत इन्फेक्शन है या बहुत कोई ये नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कंपैरेटिवली हम हैं सेफ यहाँ पर। जी सर, योर टर्न। देखिए, बात सीधी सादी ये है, आप स्टेटिस्टिक्स कैन मीन व्हाट यू वांट देम टू मीन, आप ट्विस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं कि सऊदी अरेबिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन तो कभी उनके हिस्ट्री में नहीं हुआ है जो आज हो रहा है, जो आजकल हो रहा है, जो ईद के ऊपर होगा। कोई कांग्रेगेशन नहीं, मक्का बंद, मदीना बंद। अरे आप मुझे बताएं कितना दूर है, 2-3 घंटे का फासला है। क्यों किया है इन्होंने? कोई तो इनका कोई तो एडवाइस आया होगा, कोई कंसल्टेशन आया होगा, कोई वीरोलॉजिस्ट बैठ के बात किया होगा ना। मजाक के लिए तो नहीं किया, हमने नहीं किया। मैं तो आपको कह रहा हूं, लगता ऐसा है कि वी हैव एंटर्ड पोस्ट कोरोना। जिस किस्म का ट्रैफिक, जिस किस्म के एवरीथिंग, हमारे जो मिक्सिंग होती है, ये जो क्राउड्स जाएंगे अनारकली और जैनब मार्केट में इधर और दूसरे जगह जब जाएंगे, आपने इनको देखा है मास्क? बिल्कुल ठीक कह रहा है इमरान के इनको पहनना चाहिए मास्क, और शॉपकीपर को उनको सर्व नहीं करना चाहिए, मगर ये नहीं होता है। बार बार मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं क्यों नहीं होता है, और पुलिस भी मिली हुई है इससे, जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको वो भी मिले हैं इनके साथ। सो प्लीज, मैं जानना चाहता हूं ये किसका आइडिया था कि हम पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हम एंटर हो गए। वेरी गुड, आपका ये ख्याल है, हालांकि द एपिडेमिक बढ़ रहा है, मगर किसका फैसला है? इसलिए कि बाद में मैं जाके उससे माफी मांगूंगा, कहूंगा कि मैं नहीं समझता था कि आप कामयाब होंगे, या मैं फिर उनको कहूंगा कि मैं पहले से ही कह रहा था कि आप कामयाब नहीं होंगे। मुझे डर आ रही है, बड़ा फिक्र हो गया है। हिलाली साहब, हर कोई इमरान साहब अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। जहां हिलाली साहब ने सऊदी अरब की एग्जांपल दी है, वहीं हम बराबर में ईरान को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नमाज ईद के इज्तिमात भी करेंगे, हम जो है बाकी मसाजिद में है अब ताक रातों की इबादत वो भी करेंगे। तो ईरान में तो हमसे ज़्यादा तबाही मचाई है कोरोना ने, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अकॉर्डिंग। बात ये है, ईरान जो मर्जी स्ट्रेटेजी बनाए, हमें तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद देख के करना चाहिए। हर कंट्री अपनी अब इमरान खान साहब ये समझते हैं, हमारी हुकूमत ये समझती है कि हमारा जो मामला है, हमारी इकोनॉमी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम इतना प्रोलॉन्ग करें इसको, लॉकडाउन को। यही वजह। अब सऊदीया के भी हिलाली साहब ने बात की थी, सऊदीया का
जो सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो दुनिया के 20 बेहतरीन इकोनॉमी में से एक है। वो G20 का मेंबर है। बात ये हमारी इकोनॉमी का और उसकी इकोनॉमी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो हमेशा उनकी तरफ देखते हैं कि यार मुफ्त तेल दे दो, यार उधार तेल दे दो, यार इतने पैसे हमारे ख़जाने में रख दो। बात ये नहीं है। जब आपके पास है ही कुछ नहीं, आपकी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल में पड़ गई है, तो फिर वो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अच्छा जो बच सकते हैं उनको तो बचा लिया जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि यहाँ आवाम की भी तो जिम्मेदारी है ना। आप अगर कोई बंदा इस दफ़ा ईद पे नया सूट नहीं पहनेगा, अगर कोई खातून चूड़ियाँ या मेहंदी नहीं लेगी तो क्या तूफान आ जाएगा। धोए हुए कपड़ों से भी काम चलाया जा सकता है। आप एहतियात कर दें, आप किसी की मदद कर दें, वही आप घर में टिक जाएं। आप इस तरह से ना करें। और अभी लेटेस्ट जो हुआ है कि शायद पंजाब गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है, हमारे ज़राए के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट शायद कल से दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर खुलती भी है दुकानें तो क्या होगा। अवाम अगर इसी तरह आएगी जिस तरह से अभी ज़ैनब मार्केट या नारकली का अभी ये जिक्र कर रहे थे, हर मार्केट का यही हाल है, तो फिर तो लाजमी इन्फेक्शन बढ़ेगी, फिर तो मरीजों की तादाद में इजाफा 100% होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जी सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत के सर पे भी नहीं छोड़ी जा सकती। जाहिर है कि हमें खुद भी अपनी एहतियात करनी है, लेकिन ट्रेन्स के मामले पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोग ट्रेन्स पर सवारी करते हैं और अब ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा इस पर रश होता था। क्यों अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये होगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। बात हो रही है कि जी क्या हम वाकई पोस्ट कोरोना फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। हिलाली साहब को तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है हिलाली साहब की बकौल वो यही बता रही है। तो हिलाली साहब आप ज़रा इसी बात पे ही डिस्कस कर लें, गलत या सही चलें, आपकी नज़र में गलत स्ट्रेटजी है हुकूमत की, लेकिन बहरहाल अब यही है। तो आपको क्या लग रहा है सर, फिर अब जब सब कुछ ओपन हो ही रहा है तो SOPs के साथ ट्रेन्स भी ओपन कर देने में, ट्रांसपोर्ट भी खोल देने में फिर क्या मज़ाइका है? फिर तो सब अपनी अपनी जगह पे हक बजाने में कि भाई हमें भी फिर काम करने दें, बाकी बंद क्यों, हमें क्यों बंद किया हुआ है? देखिए, अगर आप ये जो टीवी स्क्रीन के ऊपर ये जो है ये जो कैप्शंस चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ट्रेडर्स ने अभी धमकी दी है। उन्होंने ये कहा है कि हम जेल भर देंगे और ये मुनासिब, ये हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये इस किस्म के जो कंडीशंस लगा रहे हैं लोग। तो मैं जानना चाहता हूँ ये किसको कंसल्ट करके, किसको राज़ी करके, क्या किस्म का अनाउंसमेंट है। शुरू मैंने आपको कहा था कि किधर है यार, कुछ तो खुदा के लिए बताओ, कोई स्ट्रैटेजी, वर्किंग पेपर, कौन कौन थे, किससे बात की। ये क्या मतलब है कि आप फैसला करते हैं और वो लोग जो वो फैसले से जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं उनको आप कंसल्ट नहीं करते। सो एनीवे, दैट्स वन पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि आपने सही कहा, ये वैसे अगर आप खोलना चाहते हैं तो ट्रेडर्स सही कह रहे हैं, खोलें, इसलिए कि अगर आप तंग करेंगे तो क्राउड्स बढ़ जाएंगे। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को आपने बंद किया हुआ है जिधर स्पेसिंग और डिस्टेंस हो रही है, और छोटे छोटे मार्केटों को आपने खोल दिया। सही, ऑल राइट। छोटे बड़े जिसमें गरीब लोग जाते हैं छोटे मार्केट में, तो फिर अगर गरीब लोग जाते हैं तो फिर गरीब को डेंजर भी ज़्यादा होता है, तो प्रॉपर पेट्रोलिंग करो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करो। बट यू नो मैं फिर आपको कहता हूं कि ये फैसला करना बहुत बड़ा फैसला है। ठीक, कि जाने नहीं बचाने, आपने इकोनॉमी को बचाना है। बहुत बड़ा फैसला है, सब मेजर फैसला, और यही हो रहा है। और सर वो वैसे इकोनॉमी को भी जानों से ही रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि वो इकोनॉमी बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं भूख से बचा रहे हैं। इकोनॉमी को वो उसी से रिलेट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली मतलब यही होगा कि फिर लोगों का कारोबार खत्म तो लोग फिर भूख से मरेंगे। समीना, मैं कल आपको बता रहा था कि हमारे पास 6-7 ट्रिलियन रुपया आया है थ्रू, मैं नहीं कहता कि गिफ्ट है, वो सब वापस करना पड़ेगा, मगर लोगों ने डेथ रिलीफ दिया है और बढ़ाया है उनके कंट्रीब्यूशंस, इसलिए वो चाहते हैं कि हम इन गरीबों पे खर्चें। और ये वो आपको लगता है कि वो तो 1.5 बिलियन हमने खर्चा है, 1.5 बिलियन, सुनिए, 1.5 ट्रिलियन हमने खर्चा है, 1.6 ट्रिलियन हमने खर्चा है, 6 to 7 ट्रिलियन अवेलेबल है। कल मैंने आपको कहा था, मैं जानना चाहता हूं एक वाइट पेपर में कि ये जो पैसे हैं ये आप किधर लगाएंगे, किस पे लगाएंगे। सही, ये दिया गया है आपको खर्चने के लिए, टू मेक लाइफ इजियर फॉर द पीपल, उस पे तो आप करें।
लेकिन अगेन उनका इस पे यही जवाब होता है कि जी हमें ये नहीं पता कितना लंबा ये चलेगा, तो इसलिए हम कितनी देर गुजारा कर सकते हैं। फाइनल चीज मैं आपको बता दूं, फाइनली मैं आपको बताता हूं, मैंने कभी नहीं कहा है कि एंडलेसली लॉकडाउन करें। मैंने कहा है उतना करें जो तो हमें पता है ट्रांसमिशन चेन टूटता है, और वो होता है 6 से 8 हफ्ते, और उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं। वो आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आप यू गिवन अप, यू कहते हैं हम नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों आप कहते हैं हम नहीं कर सकते। चलें, लेकिन अब थोड़ा सा लोग ऐसे हैं, ये बिल्कुल सही है। चले, मैं इमरान साहब आपकी तरफ आने से पहले आपको स्पेसिफिकली चूंकि मैं ट्रेन्स और ट्रांसपोर्टर्स की बात अब कर रही हूँ, तो मैं शेख रशीद साहब का आपको मौक़िफ़ सुनवाना चाह रही हूँ। मौक़िफ़ ज़रूर सुनाएं। मैं सिर्फ हिलाली से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये है कि हिलाली साहब आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत पहले इतनी कंफ्यूज है ना, और कंफ्यूजन में वो ये जितने फैसले हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता। जो आपका सवाल है ना कि किससे मशवरा, वो ना तो किसी से मशवरा किया है, ना वो करना चाहते हैं, वो खुद ही वो सब कुछ कर लेंगे। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस उम्र में ज्यादा टेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हिलाल साहब की ये बात में वजन है बिल्कुल कि अगर आप उन्हें खुश कर रहे थे तो फिर उन्हें पूरी तरह खुश तो कर दें। अगर ताजरों का ही मौक़िफ़ मान रहे हैं तो फिर सही सही मान लें, उन्होंने कोई एक साइड तो खुश हो जाए। नहीं, वो किसी को खुश नहीं करना चाह रहे, उन्होंने एक नतीजा अखज़ कर लिया खुद से जनाब अपनी एक मीटिंग में, अपने एक उसमें कि जनाब ये होगा तो ये हो जाए। तो लेकिन इस पे नतीजा क्यों नहीं निकल रहा जो शेख साहब बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इन्हें पता चल रहा अभी तक कि ट्रेन चलानी है कि नहीं चलानी? सुन लीजिए जी शेख साहब क्या कह रहे हैं। या परसों हम हमेशा इस ईद तक ट्रेन ना चलाने का फैसला करेंगे, या परसों हम ट्रेन चलाएंगे। सिर्फ इमरान खान से मुझे मुलाकात का इंतजार है। अगर 15 ट्रेनें ये 2-3 दिन के बाद शुरू करेंगे तो फिर ये छतों पर भी लोग होंगे, फिर मुझे ये आप ताना देंगे, फिर मैं तो नहीं चला सकता जी। फिर लोग कहेंगे शेख रशीद ने वायरस फैला दिया। इमरान साहब ऑलरेडी बहुत लेट नहीं हो गया? बहुत लेट हो गया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा आपसे डिस्कस कर दूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में ना सालाना 5.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो ट्रेन पे सफ़र करते हैं। अच्छा, महीने तकरीबन हर महीने तकरीबन 45 लाख लोग हैं। अब मुझे ये बताएं, जब इतने लोग तादाद, इतनी बड़ी तादाद में ट्रेन पे के मुसाफिर हैं, फिर ईद बकरीद आपको पता है वैसे इतना रश हो जाता है, खुसूसी ट्रेनें चलाई जाती हैं और पहले बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। अब जब तकरीबन 1.5-2 महीने से वैसे ट्रेनें बंद है, अब 72,000 रेलवे के मुलाजिम हैं, उन्होंने भी सफ़र करना है। ये सब तो जब ये मैस तो क्रिएट होगा, ये शेख रशीद साहब जो मर्जी कर लें, मैस क्रिएट होगा। एक तो तरीका ये है कि आप अपने साथ इंडिया की मिसाल देखें। उन्होंने क्या किया, 3 की जगह पे 2 SOPs बना दिए कि 3 वाली सीट पे 2 लोग बैठेंगे फासले से, और उस पर अमल कराएं। अब या तो रेलवे का जो इंतज़ामिया है, शेख रशीद साहब ये इसको मेक श्योर करें कि उस SOPs पे अमल होगा, और उतने जितने टिकट जारी कीजिए उतने लोग सफर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो आप देखेंगे वाकई लोग छतों पे भी सफर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें जी देखते हैं क्या फैसला होता है और कितना SOPs पर अमल दराता है। फिलहाल तो मुश्किल सी सूरत हाल लग रही है इस हवाले से भी। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक दफ़ा फिर से तनकीद की जद में, अगरचे इस दफ़ा तो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो वजह क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने डेरा गाजी खान में अरबों रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद उन्होंने रखा है और इसका नाम जो है उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम पर रखा है, यानी सरदार फ़तेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिस पर 4 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये 100 बिस्तरों के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के मंसूबे का भी साथ ही आगाज़ कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ फेजेस भी हैं, सब इसको सराह रहे हैं, लेकिन जो इसका नाम रखा गया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। हमने देखा है सोशल मीडिया पर भी, जनरली भी लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो ये इमरान साहब अच्छा काम है वैसे तो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी नाम हो, काम तो अच्छा है ना, क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा काम है। हमेशा इमरान खान साहब ने तो ऐसे कामों की बड़ी तारीफ की है। हाँ जी, मुझे आप ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के नाम पे कोई चीज़ हो सकती है, उनके भाई के नाम पे, या उनके बेनज़ीर के दौर में बेनज़ीर मोहतरमा के नाम पे, उनकी वालिदा के नाम पे, या जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के नाम पे, इवन उनके बच्चों के नाम पे, अयूब खान के नाम पे, तो ये अगर उस्मान बुज़दार नुमाने ने अगर नाम रख लिया तो उसमें क्या फिर कोई मजाक है? उन्होंने रख लिया, ठीक है, एक अच्छा काम है, हस्पताल बनना चाहिए, ठीक है,
लेकिन मसला कहते हैं उनके वालिद की कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं आप छोड़ दें, ये कम कंट्रीब्यूशन है कि उनके सपूत जनाब उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, हाकिम आला हैं। ये कम कंट्रीब्यूशन है। ये कम कंट्रीब्यूशन है कि उनके बेटे जनाब इमरान खान साहब के मंजूर नज़र हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की नज़र ने ऐसा इंतखाब किया है जो पंजाब में पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें क्या कम है मेरिट के लिए? आपको क्यों इतराज़ है? हमारे मासूम उस्मान बुज़दार साहब कोई काम करते हैं, आप इतराज़ करना शुरू कर देते हैं। आपको तो कोई इतराज़ नहीं है लाली साहब। ये बताएंगे सर, आखिर कोई समझ में आता है ना कि कोई आपने हीरो के नाम पे रख लिया, जो नेशनल हीरो था, कोई जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन है आपकी मुल्क के लिए, कोई आपकी लैंड के लिए। आखिर फ़तेह मोहम्मद खान बुज़दार साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है? उनके नाम पर हमारे टैक्स के पैसों से बने हुए अस्पताल का नाम क्यों हो? मेरे ख्याल में ये शॉकिंग और वर्स फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रमोशन है। और ये लोग ये एम्बैरस नहीं होते भाई? ये आपके वालिद साहब ने क्या किया था इस अस्पताल के लिए? क्या गंगा राम के तरह उसको बिल्ड किया था? क्या शौकत खानम के तरह आपने उसके पैसे रेज किए थे? कि ईदी की तरह आपने पैसे इकट्ठे किए थे इस किस्म के? इसलिए कि आपका बाप है और आप अगेंस्ट ऑल कंडीशंस ऑफ मेरिट, माने आप मेरिट के खिलाफ आप चीफ मिनिस्टर हो गए इसलिए कि इन्होंने आपको अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। खुदा के लिए यार, खुदा के लिए। मेरे ख्याल में एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आप नाम बदल नहीं सकते जब तक आप लोकल्स को नहीं कंसल्ट करें। भाई लोकल वालों को कंसल्ट करें, हैव अ प्रोसीजर, उनको लिस्ट करें, उनको कहें वोट करें इसके लिए, माने वोट न्यू नेम अगर आप चाहते हैं। बिल्कुल। और ये जो या तो गवर्नमेंट एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों का नाम दें जो रेंडर्ड सर्विसेज टू द कंट्री, और कहें अगर आप किसी का नाम रखना चाहते हैं ये नाम है, ऑल्टरनेटिव्स हैं, या आप रखें। या उसका ये होना कनेक्शन होना चाहिए। फॉरेन ऑफिस ने याकूब खान और आगा शाही के नाम पे 2 बिल्डिंग्स फॉरेन ऑफिस के अंदर, इसलिए कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका खासा कंट्रीब्यूशन है। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, गुलाम इसाक खान वाज द फादर ऑफ आवर बॉम्ब, उसका भी इट वाज डिजर्विंग। अब नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के लिए आप डेमोक्रेसी का कोई इंस्टीट्यूशन करें, नहीं कि ये इनकम सपोर्ट स्कीम आपने रख दिया और ये और वो। ये लोग इनमें क्लास नहीं है, कुछ नहीं है जी। दीज पीपल ये दे आई मीन। और भाई हमें कोई एतराज भी नहीं होगा इमरान साहब, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अगर इमरान साहब हमें कोई एतराज भी नहीं होगा, आप अपने पैसों से बनाएं और उसके बाद अपने वालिद के नाम पे रखें, वालदा के नाम पे रखें, अपने नाम पे रखें, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन आप जब टैक्स पेयर की उस पे बनाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है ना, लोग आपसे ही सवाल करेंगे। और मजे की बात यह है कि इस पे पीपल्स पार्टी वाले भी तनकीद कर रहे हैं। देखें, अब मैं आपको अर्ज करूँ, एक बात ये है कि तनकीद करना तो यहाँ पे एक फैशन है ना कि आप तनकीद कर दें। असल में जब उनके पेशवा जो हैं, जो उनके अन्नदाता हैं, जो उनके माई बाप हैं, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो वज़ीर आला समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम पे बनाया है तो मैं अपने वालिद के नाम पे बना लूँ। लेकिन उन्हें ये बात, जैसे लाली साहब कह रहे थे, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत करके फंड इकट्ठे करके वो बनाया है और वो टैक्स के पैसों से नहीं बना। वो आप डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख देते, डेरा गाजी खान में बन रहा है, उससे अच्छा नाम ही कोई नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक शायद इमरान खान साहब के इल्म में ये बात नहीं आई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेरिट की बात मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म करते हैं, मेरे कप्तान के इल्म में जब ये बात आएगी ये नाम चेंज हो जाएगा। मैं आपके साथ, वो खुद तनकीद करते रहे। मैं आप बता दूं आपको, ये हो नहीं सकता कि मेरे कप्तान के इल्म में ये बात आए और ये नाम चेंज ना हो। इसलिए मुझे तो, और वो खुद इसके खिलाफ रहे। माजी में शरीफों के नाम पर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनते रहे तो वो इस बात पे तनकीद करते रहे। असल में बुज़दार साहब मासूम आदमी है तो सब लोग ही उनके बारे में शुरू हो जाते हैं। अभी देखें तो हम किसी की क्या बात करें, लाली साहब कल उनके सगे भाई ने, उस्मान बुज़दार साहब के सगे भाई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली मुल्तान प्रेस क्लब में। उन्होंने कहा मेरे फुफा जो वज़ीर आला ने बड़े ईमानदार समझ के उनको लगाया DPO साहिवाल जनाब अमीर तैमूर साहब को, उन्होंने कहा वो तो करप्ट तरीन इंसान है, उन्होंने तो डेरा गाजी खान में और बावलपुर में अरबों रुपए की जायदाद बनाई है। उस पर अमीर तैमूर साहब ने कहा नहीं जनाब, ये तो मुझे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की तरफ से कहा गया कि अयूब बुज़दार का कोई काम नहीं करना, बाकायदा डायरेक्टिव जारी किया गया। अब अंदर की खबर ये, हमारे वाकफान आलिये कहते हैं कि जब मौसूफ बावलपुर में थे उस वक्त एक खुफिया एजेंसी का जो घर था उस पर आज तक
ना सिर्फ इन्होंने कब्जा कर रखा है बल्कि सरकारी खजाने से उसकी रेनोवेशन पे 40-50 लाख रुपए भी खर्च करवा दिए हैं। तो आप ये देखिए, और ये वो है जो पैसे से कुछ भी किया जा सकता तो है। आईजी पंजाब तो उन्हें लगाना भी नहीं थे चाहते, बड़ी देर रोकी रखा है, लेकिन फिर प्रेशर पे आईजी साहब भी मजबूर हो गए। आईजी साहब भी वैसे तो बड़ी मेरिट की बात करते हैं कि यहाँ मजबूर हो गए, उन्हें लगाना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं ना, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उनको ऐसे टारगेट ना कर रहे हैं। चलिए, उस्मान बुज़दार साहब की बात हो रही है तो उनके सूबे में एक वाकया भी पेश आया और एक जो जनरल उस कह ले के कंडीशन से रिलेटेड बात है, तो मैं ये आज थोड़ी सी नॉलेज में लाना चाह रही हूँ। अल हसीब मैटरनिटी क्लिनिक है जी गड़ी शाऊ में, यहाँ पर हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल नुमा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वाली कोई बात नहीं है। ना कोई ऑपरेशन थिएटर में हमें नज़र आ रहा है कि कोई सामान है, ना हमें कोई नज़र आ रहा है कि हिफ़्ज़ान सेहत के कोई उसूल हैं, ना कोई केपेबल यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। और वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि कुछ दिन पहले एक ख़ातून जिनका नाम आयशा था, मेकअप आर्टिस्ट थी, मीडिया से वाबस्ता रही हैं, और उनको डिलीवरी के लिए यहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। और अगर आप ये बहुत ब्लर करके आप इस वक्त फुटेज देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, और हम आपको दिखा नहीं सकते ये फुटेज जो बगैर ब्लर किए, लेकिन इतनी नागुफ्ता बह यहाँ पर कंडीशन थी और इतने बुरे हालात थे कि उनकी डेथ हो गई। और इनका पहले एक 1.5 साल का बेटा है और अभी फिर इस डिलीवरी से भी एक बच्चा हुआ जो ख़ुद बड़ी तशवीशनाक हालत में है इस वक्त। तो सवाल ये है कि ये इस किस्म के हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हिलाल साहब, अफसोस की बात ये, मैं थोड़ा सा आपका ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी सर, कि कराची हो, लाहौर हो, बहुत बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, जिसका दिल करता है जो अपना एक प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल बना के बैठ जाता है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है सर कि वहाँ पे ये सहूलियात हैं या नहीं है। आप ले कैसे सकते हैं कोई क्रिटिकल पेशेंट ऐसी कंडीशन में कि जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते और वो बेचारा जान से चला जाए? ये कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है सर? मैं आपको बताऊं कि लोग, आप तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को पता करना चाहिए किस किस्म का अस्पताल है। मैं कहता हूं जो आदमी थोड़े से भी पैसे लगाता है और एक पलंग और एक छत डाल देता है और कहता है ये अस्पताल है, लोग उसको आके उसका हाथ चूमते हैं, उसको शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा एक दोस्त है गुजर खान में, बड़ा अच्छा लड़का है, वो इधर से गया पेरिस, सिर्फ और सिर्फ शर्ट्स बेचता था, मगर अभी वापस आया है, उसके पास 20-30 मिलियन डॉलर है, 2 चीज़ प्लाजाज लगाया हुआ है और एक ज़बरदस्त हॉस्पिटल गुजर खान में खोला है। ये लड़का जो है, मैं आपको बताऊं कि ये अगर ये परवाह नहीं करता कि इसके अस्पताल में डॉक्टर्स हैं और ये जो क्रैंक्स जो होते हैं ना, वो जो क्वैक्स नहीं है, तो कोई परवाही नहीं करता, फिर भी लोग आके इसको शुक्रिया अदा करते हैं। भाई हमारा कंडीशन, हेल्थ कंडीशन इतना बुरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम अभी एक आदमी हम लोगों के जानने वाला वो गया है एक अस्पताल में, गवर्नमेंट उसको ले गई है, इसी सस्पेक्टेड विद कोरोना। उसके स्टोरी सुनना चाहिए, वो क्या कह रहा है। वो तो वीडियो ले रहा है और कह रहा है कि जी कितने दिन के बाद एक मुझे पैनाडोल मिला है और कुछ नहीं, ये वो। आई एम सॉरी, मैं तो डर रहा हूँ, इसलिए मैं डरता हूँ। दे कांट कोप विद एनीथिंग। ये हालत है हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हिलाली साहब जो हालत की बात कर रहे हैं ना सेहत की, तो मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा समीना कि यहाँ पे जो इकनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान का, उनके जो सरकारी दादोशुमार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान अपने जीडीपी का 0.5% हेल्थ पे खर्च करता है, जबकि WHO के मुताबिक आपको जीडीपी का 4 से 5% खर्च करना चाहिए। पाकिस्तान में हालत ये है कि 963 पाकिस्तानियों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है और 1608 पाकिस्तानियों को सरकारी अस्पताल में एक बेड दस्तयाब है। जब ये काम होगा तो आपकी क्या कंडीशन और क्या बात है। यहाँ सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं होगी, फिर प्राइवेट अस्पतालों का प्राइवेट का म्यार आप देख। अब हालत ये है, और यहाँ ना असल में किसी चीज़ की मनसूबाबंदी नहीं है। अब आप ये देख लें कि हुकूमत ने अभी इनिशिएटिव लिया, इन्होंने कहा कि जनाब हम कह रहे हैं जी ये इंडस्ट्री खोल रहे हैं, आप ऐसा करें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी, ये होगा वो होगा, आप मकान बनाएं, आप ये करें, हम प्रॉपर्टी को ये करेंगे ताकि लोगों को। तो अमलन हुआ कि आपको पता है जब से लॉकडाउन हुआ है हिलाली साहब, कोई एक रजिस्ट्री नहीं हो रही। लोग कहते हैं कि जनाब हम कहाँ से करें कंस्ट्रक्शन, कहाँ से चीज़ बनाए, जब रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में काम ही नहीं होगा, कोई बंदा ना कोई चीज़ ले सकता है ना बेच सकता है, तो हम करेंगे क्या।
बिल्कुल। तो यहाँ ऐलान पहले हो जाते हैं, मनसूबा बंदी बाद में हो रही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्लिनिक पर ज़रूर कोई क्रैकडाउन होना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या किसको भी परमिशन मिल सकती है कि वो एक बेड लगाए और 4-6 कैंचियाँ रख के और बैठ जाए और किसी को भी ऑपरेट कर दे। क्या कोई पूछने वाला होगा या नहीं? इस 2 बच्चों की माँ का कातिल कौन है, देखना बड़ा ज़रूरी है। हम इस उम्मीद के साथ कि इस पर कोई कार्रवाई हो, आज का प्रोग्राम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।